हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बारे में। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या होता है? बेसिकली हमें एक पिक्चर दे रखी है, उस पिक्चर के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमें उन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उसकी लोकेशन, तो इसे बोलते हैं लोकेशन। एंड उस ऑब्जेक्ट को अलग देखना है, मतलब एक ही तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो बेसिकली क्लासीफाई करेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मतलब टास्क, एक ऐसा टास्क जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक गिवन इमेज के अंदर। ओके, अब हम देखते हैं आज की वीडियो में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में। ओके, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है? मान लेते हैं हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है, एक सीएनएन लेयर है जो हमने पहले क्रिएट करी थी, या फिर हमने एक सीएनएन मॉडल पहले क्रिएट किया था, जिसका काम क्या था, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता था किसी इमेज में। ओके, तो जनरल तरीका क्या होना चाहिए? अगर एक लेयर किसी एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने की कैपेबल है, तो हम क्या करेंगे, उसी लेयर को पूरी इमेज के ऊपर घुमा देते हैं, ट्रांसलेट करा देते हैं। उससे क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट उसे जहां 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 दिखेगा, वो वहां वहां डिटेक्ट करके उसे हमें बता देगा कि इस ऑब्जेक्ट, इस इमेज के अंदर यहाँ यहाँ ऑब्जेक्ट है। राइट? तो मान लेते हैं जैसे मेरे पास एक ऐसा कुछ एक लेयर है जो यहाँ ऐसा ऐसा घूमता है, और ऐसे पूरे में घूम के वो बता देगा कि कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। ओके, तो जब इसे परफॉर्म किया जाएगा, तो एक्चुअल में क्या हुआ, जब इसे परफॉर्म किया गया था ऐसा, देखो, हमने यहाँ पर डिटेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया, यहाँ पे हमारे मॉडल ने हमें आउटपुट दिया कि यहाँ पर एक फ्लावर अवेलेबल है। राइट? तो मॉडल ने एक फ्लावर को डिटेक्ट किया। अच्छा, अब आप सभी स्ट्राइड जानते होंगे, स्ट्राइड क्या होता है? स्ट्राइड मतलब जब हम अपने कर्नल को किसी लेयर पे कन्वॉल्व कर रहे होते हैं, तो कितने पिक्सल से वो आगे मूव करता है, इसका मतलब, बेसिकली इसका मतलब कि ये कर्नल अब कहाँ जाएगा। लेट्स से इसका स्ट्राइड कुछ यूनिट का है, तो अगली स्ट्राइड में इसका मतलब अगली बार ये कर्नल यहाँ से साइड में कुछ मूव करेगा लिटरली। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ने अभी हमारे मॉडल ने अभी डिटेक्ट किया कि यहाँ पर एक फ्लावर अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो हमारा कर्नल है वो साइड में मूव करेगा साइडवर्ड्स, और ऐसा कुछ उसने डिटेक्ट किया कि यहाँ पर एक और फ्लावर मिला उसे। इसी तरह से वो आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, वो डिटेक्शन करता रहेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा जो लेयर था वो एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए एक केपेबल था। अब उसने क्या किया, उसने पहले फ्लावर डिटेक्ट किया, फिर वो हल्का साइड हुआ तो उसे लगा कि ये तो कुछ नया है, जबकि उसने एक ही फ्लावर को बार बार डिटेक्ट कर लिया। इसका मतलब उसने एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार डिटेक्ट किया। इसे हम बोलते हैं द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल डिटेक्शन। मतलब हमारा एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स डिटेक्ट हो रहा है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? एक बार हम प्रॉब्लम को दोबारा देख लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम थी, सेम ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड मल्टीपल टाइम्स, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल टाइम्स हुआ है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है जो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। लेट मी मेक अ पॉइंट विच इज अबाउट स्पीड। एक बार स्पीड का पॉइंट निकालते हैं। जब हम एक इमेज के ऊपर कन्वॉल्व करेंगे किसी कर्नल को, तो हमारी स्पीड भी तो अफेक्ट होगी। पूरी इमेज पे ट्रेवर्स करने में जो टाइम लगेगा, हमें वो टाइम बहुत ज़्यादा होता है, हमें उस टाइम को भी कम करना पड़ेगा। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट जो हमारा ड्रॉबैक रहेगा, बेसिकली जो लिमिटेशन है दूसरी, वो ये है कि जो इमेजेस हैं उनका साइज वरी कर सकते हैं, यानी चेंज हो सकता है। अभी हमने 22 28 बाय 28 पिक्सल की इमेज दी है, हो सकता है हम 32 बाय 32 की पिक्सल पे काम करना पड़े या काम कर रहे हो। तो इमेज का साइज वरी होते ही क्या होगा, हमारी जो लेयर्स होती है, डीप लर्निंग लेयर, वो काम करना बंद कर देगी, वो मना कर देगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो एक फिक्स्ड साइज एक्सेप्ट करती है। राइट? तो हम इस प्रॉब्लम से कैसे कवर करेंगे वो हम आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। ओके, तो ठीक है, मैं सबको यूज कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है जिसे बोलते हैं हम नॉन मैक्स सप्रेशन। नॉन मैक्स सप्रेशन क्या करता है? ये हमें हेल्प करता है कि हम मतलब हमने एक बार क्या किया, हमारी इमेज के ऊपर हमने कन्वॉल्व किया, एक पूरा ट्रेवर्स किया, और उसके बाद हमने बहुत सारे बाउंडिंग बॉक्सेस बना लिए। बाउंडिंग बॉक्सेस से आप पहले अवेयर होंगे, इससे पहले की वीडियोस में हम बात कर चुके हैं बाउंडिंग बॉक्स के बारे में। तो बाउंडिंग बॉक्स क्या होता है? वो जो येलो वाला बॉक्स बन रहा था हमारी इमेज के ऊपर, इमेज की एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर जो किसी पार्ट को डिटेक्ट कर रहा था, वो बाउंडिंग बॉक्स था। ओके, तो बाउंडिंग बॉक्स जो है हमारे पास मल्टीपल आ गए। तो ये जो टेक्निक है नॉन मैक्स सप्रेशन, ये क्या करती है, ये एक पोस्ट प्रोसेसिंग टाइप की टेक्निक है। पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब कि पहले आप उसके ऊपर अपना कन्वोल्यूशन लेयर लगाओगे इमेज के ऊपर, फिर आपके पास बहुत सारे बाउंडिंग बॉक्स आएंगे,
अब आप इस टेक्निक का यूज करोगे नॉन एक्सप्रेशन का, और जो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बॉक्सेस है उसे रिमूव करोगे। तो अब वो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बॉक्स कैसे रिमूव करते हैं, राइट? तो देखते हैं आगे। ओके, तो दिस अप्रोच फॉलोज 3 सिंपल स्टेप्स। इस अप्रोच को हम 3 सिंपल स्टेप्स में अप्रोच करते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि हम एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टनेस ऐड कर देते हैं अपने सीएनएन लेयर के अंदर। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टनेस मतलब कुछ एक फीचर समझ लो, हम एक एक्स्ट्रा फीचर जोड़ रहे हैं जिससे कि हम डिटेक्ट कर पाए बाउंडिंग बॉक्स को। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि हमारा जो सीएनएन लेयर है, हम उसके अंदर सिग्मॉइड फंक्शन एक्ट करेंगे, ऐड करेंगे सिग्मॉइड एक्टिवेशन। और साथ में हम उसके अंदर जो लॉस फंक्शन है वो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी रखेंगे। इससे क्या होगा, जो सिग्मॉइड फंक्शन है वो एक ऐसा ऐसा फंक्शन होता है, तो ये जो हमें आउटपुट देगा वो बाइनरी आउटपुट देगा, मतलब 0 और 1 टाइप के फॉर्म में। यानी जो हमारा जो आउटपुट होगा वो इधर यस होगा और नो होगा। इससे फायदा ये होगा कि जैसे जब ऑब्जेक्ट कोई बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट होता है तो उसकी कुछ थिकनेस होती है। तो वो थिकनेस क्या होती है, बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मशीन को लगता है कि 30% चांस है कि ये फ्लावर है तो उसकी कुछ इतनी थिकनेस होगी। लेकिन अगर मशीन को लगता है 90% चांस है तो उसकी जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा होगी। वो बॉक्स जो होगा थोड़ा मोटा बनेगा सब, कि बाउंड्री की थिकनेस ज़्यादा होगी। तो जो प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट है, ये हमारा सिग्मॉइड फंक्शन हमें हेल्प करेगा सिर्फ वही स्कोर एक्सेप्ट करने में। मतलब हम सिर्फ वही बाउंडिंग बॉक्स एक्सेप्ट करेंगे जिसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी, राइट? तो यहाँ पे हमें पहले से ही सिलेक्ट करने में हेल्प कर देगा कि जो बाउंडिंग बॉक्स हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं उसमें से हमें कौन सा बाउंडिंग बॉक्स रखना है, राइट? तो इससे क्या हुआ, हम एक्स्ट्रा बाउंडिंग बॉक्स हटा सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, एक बार फर्स्ट स्टेप को दोबारा देख लेते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी थे नीचे। लेट्स हम इसे भी कवर कर लेते हैं। दिस इज डन टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ फ्लावर इज इंडीड प्रेजेंट। या ये वही बात है कि हम चेक करते हैं कि फ्लावर सचमुच में अवेलेबल भी है उस बॉक्स में या नहीं। बेसिकली प्रोबेबिलिटी की बात है कि अगर प्रोबेबिलिटी कम है तो उसे डिस्कार्ड कर दो, हटा दो। अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो उसे एक्सेप्ट कर दो उस बाउंडिंग बॉक्स को। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, मैं इसे erase कर देता हूँ। सेकंड स्टेप क्या है कि हम जो हमारा जो बाउंडिंग बॉक्स है, कई बार हमारे बाउंडिंग बॉक्स कुछ इस तरह के ड्रॉ होते हैं, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के आसपास मल्टीपल बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ हो जाते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, जो हमारा मैक्सिमम ऑब्जेक्टनेस वाला बाउंडिंग बॉक्स होगा, जिसकी ऑब्जेक्टनेस मैक्सिमम आ रही होगी। मैक्सिमम से मतलब है हमारा जिसकी ऑब्जेक्टनेस जिसका जिस जो उसकी जिसकी विद है, जो जिसकी जो विद है वो ज़्यादा है, इसका मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हम उसको छोड़कर जितने भी ओवरलैपिंग बाउंडिंग बॉक्सेस होंगे हम उन सबको डिस्कार्ड कर देंगे। एंड द थर्ड स्टेप इज रिपीटिंग द सेकंड स्टेप। मतलब थर्ड स्टेप का मतलब ये है कि जो सेकंड स्टेप है उसे तब तक करता रहो जब तक सारे एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बॉक्स रिमूव ना हो जाए। तो ये एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है परफॉर्म करने का। ओके, इससे काफ़ी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है मॉडल में, और हम एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बॉक्स को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। एंड इट्स डन। सो हो गया। एक मिनट, क्या हमने प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व कर ली? शुरुआत में हमने बात करी थी 2 तरह की प्रॉब्लम की। एक प्रॉब्लम, बेसिकली 3 प्रॉब्लम की, जो मैंने बाद में एक पॉइंट ऐड किया था। हमारी प्रॉब्लम थी कि मल्टीपल बाउंडिंग बॉक्स डिटेक्ट होना। दूसरी प्रॉब्लम थी टाइम, हमारा जो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था टाइम। और तीसरी प्रॉब्लम थी वेरिंग साइज ऑफ इमेजेस, मतलब हमारी इमेज का जो साइज है वो वरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाएगा, अभी हमने उसकी बात नहीं करी, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। ये एफ सी एन, एफ सी एन क्या है, ये है हमारा सॉल्यूशन हमारी बची हुई 2 प्रॉब्लम्स का, टाइम एंड। हमारी जो 2 प्रॉब्लम बची हुई थी, एक तो टाइम थी हमारी प्रॉब्लम कि हम हमारा जो कन्वर्जेशन था वो जो हमारी इमेज के ऊपर ट्रांसलेशन करने में टाइम लग रहा था वो बहुत ज़्यादा लग रहा था। और दूसरी जो प्रॉब्लम है हमारी, वो वो इमेज के साइज से रिलेटेड है, कि हमारा जो इमेज का साइज है वो बहुत वो वरी कर सकता है। ओके, तो इसका सोल्यूशन हमारा एफ में मिलेगा। अब एफ क्या है, एफ इज फुल्ली कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली होता क्या है, जो हमारा जनरल नेटवर्क होता था, जो हमारा जनरल नेटवर्क होता था, या ट्रेडिशनल बोल सकते हैं हम, ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क, उसमें कुछ कन्वोल्यूशन लेयर्स होती थी, कन्वोल्यूशन एंड पूलिंग लेयर्स। एंड एंड में हमारे पास कुछ डेंस लेयर्स होती थी, डेंस लेयर होती थी।
अब डेंस लेयर जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, डेंस लेयर में क्या प्रॉब्लम है, वो एक फिक्स्ड साइज एक्सेप्ट करती है, राइट, फिक्स्ड साइज। तो अगर ये साइज फिक्स नहीं दिया गया ऐसे, यानी अगर मान लो ये जो इमेज है मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बाई 8 या समथिंग पिक्सल्स की इमेजेस है हमारी, अगर इसका साइज चेंज करता है, छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, तो जो हमारा डेंस लेयर है ये साइज पहचानने से मना कर देगा, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इसको, तो यहाँ पे हमारा मॉडल फेल हो जाएगा। इसके लिए एक नया कंसेप्ट प्रेजेंट किया गया, जिसका नाम है फुल्ली कन्वोल्यूशन नेटवर्क। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, हम डेंस लेयर्स को रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पर हम कन्वोल्यूशन लेयर्स ऐड कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर है? ओके, तो बस इस कंसेप्ट में इतना है। एक बार आगे चलते हैं, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। ओके, तो ये हमारा कन्वोल्यूशन लेयर का कंसेप्ट है। हमने क्या किया, हमारी जो इमेज थी हमने वहाँ पे लास्ट में डीप डेंस लेयर की जगह कन्वोल्यूशन लेयर ऐड कर दी, डेंस लेयर हटाई, कन्वोल्यूशन लेयर ऐड कर दी। इससे क्या हुआ कि अगर हमारी 224 की इमेज है, जब वो कन्वोल्यूशन लेयर में जा रही है 7 बाय 7 फीचर मैप से क्रॉस होने के बाद, अगर वो 1 बाय 1 बच रही है, और अगर मैं इस साइज को चेंज करके 448 भी कर देता हूँ, तो हमारे पास 8x8 का फीचर मैप बचेगा। मतलब अगर मैं बड़ी इमेज दे रहा हूँ तो आउटपुट भी थोड़ा बड़ा आ रहा है, छोटी इमेज दे रहा हूँ तो आउटपुट थोड़ा छोटा आ रहा है, बट मॉडल फेल नहीं हो रहा, मॉडल आउटपुट अभी भी दे रहा है, उसने आउटपुट देना बंद नहीं किया। ओके, और इसका मतलब बेसिकली मतलब ये है कि ये एक इटरेशन में, एक पास में हमारा जो है मॉडल आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब ओनली लुक वंस, वो सिर्फ एक पास करता है और उस एक पास में वो आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब वो सिर्फ एक बार मॉडल इमेज को देख रहा है। तो इसी के ऊपर बेस्ड हमारा एक नेक्स्ट आर्किटेक्चर है, जिसे हम योलो कहते हैं, यू ओनली लुक वंस, योलो आर्किटेक्चर, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने बात करी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम लगती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो एक बार दोबारा इस वीडियो को पीछे करिए, दोबारा से प्ले करके समझिए एक बार कंसेप्ट को। और अगर उसके बाद अगर आपको कुछ कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक गुड टाइम।